प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपका स्वागत है। आज अपन गुट निरपेक्षता के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन गुट निरपेक्षता के अर्थ के बारे में, अर्थ परिभाषा यानी गुट निरपेक्षता क्या है, उनका उदय कैसे हो, आज हम उनके उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। अपने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों यानी दो गुटों में बंट गया था। तो इन दोनों गुटों से अलग रहने की स्वतंत्र नीति जो जिन देशों ने, नवोदित राष्ट्रों ने अपनाई, वो गुट निरपेक्षता की नीति कही जाती है। तो इन गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के पीछे इन देशों के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कौन कौन सी है। तो सर्वप्रथम तो ये अपने आप में शीत युद्ध, इसी के कारण ये गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गंभीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुट निरपेक्षता के नाम से जाने लगी। यानी दोनों महाशक्तियों में गुट बन गए और दोनों गुट इन नवोदित राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन दोनों नवोदित गुटों से पृथक रहने के लिए नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने एक नीति अपनाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, नासिर और टिटो युगोस्लाविया की। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इन गुटों से अलग रहने के लिए इन नवोदित राष्ट्रों को प्रेरित किया और इसी के फलस्वरूप ये गुट निरपेक्षता की नीति आगे बढ़ी। दूसरा कारक, अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नवोदित राष्ट्र अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे। यानी ये जो दूसरे महायुद्ध के बाद जो उपनिवेश से मुक्ति पाकर स्वतंत्र हुए थे राष्ट्र, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में उनकी अपनी कोई पहचान ही न रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है, यह उन लोगों की असली आवाज़ है जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। यानी नवोदित राष्ट्रों की आकांक्षा यह थी कि अभी हाल ही में हम स्वतंत्र हुए हैं, तो हम किसी भी दूसरे देश के अधीन रह कर अपनी आवाज़ को नहीं दबा सकते। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र आवाज़ को बनाए रखने के लिए इस नीति को अपनाया। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का एक अन्य कारण भावात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। वह ये थी कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो, बल्कि गुटों के प्रभुत्व या प्रभाव से एकदम मुक्त प्रतीत भी हो। उन्होंने महसूस किया कि वे गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके स्वतंत्रता को व्यावहारिक रूप से स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रकार उनका मनोवैज्ञानिक और भावात्मक व्यवस्था भी गुट निरपेक्षता की ओर उनको लेकर गई। उसके मन में ये महसूस हुआ कि हम पूरी तरह से स्वतंत्रता का जीवन जिएंगे। सैनिक गुटों से पृथक रहना। सन 1945 के पश्चात ही संसार में दो गुटों का उदय हो चुका था। इसके पश्चात एशिया, अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर न मिल पाता और सदैव के लिए दबकर रह जाते। यानी जो दो सैनिक गुट बन गए थे, इन दोनों महाशक्तियों द्वारा बनाए गए थे, तो उसमें जाने का अर्थ था कि एक गुट से विरोध लेना। तो इस चक्रव्यूह में फंसने के बजाय वो नवोदित राष्ट्र चाहते थे कि इन दोनों सैनिक गुटों से पूरी तरह से पृथक रहे, ताकि अपनी समस्याओं की ओर ध्यान दे सके। अगर वो किसी गुट में सम्मिलित हो जाते तो वो अपनी समस्याओं की तरफ सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से
अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और न ही दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य है। तो ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण रहा कि वो किसी महाशक्ति के अधीन होकर एक तरह से बड़े ग्रह की उपग्रह के रूप में वो न बने, इसलिए उन्होंने अपने आप को ग्रह का रूप बनाए रखने के लिए स्वतंत्र नीति को अपनाने की इच्छा जाहिर की और इसी अभिलाषा और इच्छा के फलस्वरूप उन अपने स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा के फलस्वरूप ही वो इन दोनों गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने के लिए इन गुट निरपेक्षता की नीति की ओर अग्रसर हुए। आर्थिक कारक। प्राय सभी नवोदित देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, अतः उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख देश संभवतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए न तो उसके पास पूंजी थी और न ही तकनीकी कौशल था। अतः उन्होंने जो चीज़ें कोई शर्त रखे बगैर जहाँ से भी मिल सकती हो मिल जाए, यहाँ भी उन्होंने किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये नवोदित राष्ट्र पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से गरीब थे और इन नवोदित राष्ट्रों को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो एक गुट में सम्मिलित हो गए तो उनको दूसरे गुट से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए वो चाहते थे कि दोनों गुटों से बराबर दूरी बनाए रखें और दोनों गुटों से ही उनको पूंजी और तकनीकी दोनों की सहायता मिले। तो ये तभी संभव था कि दोनों में से किसी गुट में सम्मिलित हुए बिना और दोनों गुटों से स्वतंत्र रहते हुए दोनों गुटों से ये चीज़ें प्राप्त करें ताकि वो आगे बढ़ सके। तो यह आर्थिक कारक भी अपने आप में महत्वपूर्ण था गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का। उन्हें साफ लगा कि अगर वे किसी भी गुट में सम्मिलित हो गए तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षा स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार कई ऐसे कारक थे जिसके फलस्वरूप शीत युद्ध के दौरान इन नवोदित राष्ट्रों ने गुटों से अलग रहते हुए महाशक्तियों के नियंत्रण में जानने से बचते हुए अपने आप को अलग स्वतंत्र स्वच्छंद नीति अपनाते हुए हर प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और उसमें कुछ उनको सफलता भी मिली। आगे अपन गुट निरपेक्षता की उपलब्धियों के बारे में भी पढ़ेंगे, गुट निरपेक्षता की कमियों के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।